हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती एन उषा रानी एंड अनदर वर्सेस मुदुदुल्ला श्रीनिवास के केस में एक सिग्निफिकेंट रूलिंग देते हुए ये कहा कि एक महिला जो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसने अपने पहले शादी को लीगली डिसॉल्व नहीं कराया है, अगर वो महिला सेकंड मैरिज परफॉर्म करती है तो भी वो अपने उस सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है, जो कि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 हो चुका है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का इंटरप्रिटेशन हमें वॉइडर स्केल पर करना है, हमें रिजिड इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि जो वुमेन है उसे सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। तो क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने किन बेसिस पर ये रूलिंग दिया है, आइए समझते हैं। In a significant judgment, Supreme Court bench comprising Justice B.V. Nagaratna and Justice Satish Chandra Sharma, तो दो जजेस के बेंच ने ये इंपॉर्टेंट रूलिंग दिया है। पहला जस्टिस B.V. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन्होंने कहा कि अ वुमन कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर सेकेंड हस्बैंड, एक महिला अपने दूसरे पति से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है इवन इफ हर फर्स्ट मैरिज वाज नॉट लीगली डिसॉल्व, भले ही उसका जो प्रथम विवाह है, जो फर्स्ट मैरिज है, वो लीगली डिसॉल्व हुआ हो या ना हुआ। यानी फर्स्ट मैरिज के लीगली एग्जिस्ट करने के बावजूद अगर कोई महिला सेकेंड मैरिज परफॉर्म करती है तो भी वो अपने सेकेंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है एंड शी इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर सेकेंड हस्बैंड। The court held that section 125 of CRPC is a social justice provision. कोर्ट का ये मानना है कि ये जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, ये एक सोशल जस्टिस प्रोविजन है, यानी ये सामाजिक और न्यायिक प्रावधान है, मेंट टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डेस्टिट्यूशन। और इसका उद्देश्य क्या है? वुमेन का प्रोटेक्शन करना सभी प्रकार के डेस्टिट्यूशन से, यानी उसे किसी भी हाल में वंचित नहीं किया जा सकता है। एंड शुड बी इंटरप्रेटेड इन ब्रॉड पर्पसिव मैनर, और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसका ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए ताकि हमें लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्टिव पता चल सके। Right. The ruling restores maintenance granted by family court but overturned by high court on the ground that marriage was legally void. तो क्या था? इनिशियली जब सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए वाइफ ने फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस पिटीशन फाइल किया, तो फैमिली कोर्ट ने उसके मैरिटल रिलेशन के रियलिटी को देखते हुए और उसके डिपेंडेंसी को देखते हुए उसके फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन जब सेकंड हस्बैंड इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में अपील फाइल करते हैं तो हाई कोर्ट ने इसका ठीक ऑपोजिट रूलिंग दिया और हाई कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि वो जो महिला है उसने अपनी फर्स्ट मैरिज को लीगली डिसॉल्व नहीं कराया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका सेकेंड मैरिज है ये अपने आप में शुरुआत से ही क्या है? नल एंड वॉइड है। इट इज वॉइड एब इनिशियो, राइट। और अगर सेकेंड मैरिज लीगली एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो फिर ये मेंटेनेंस इसे नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट का ये मानना था। फिर जब ये वुमेन सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करती है तो हाई कोर्ट ने जो रूलिंग दिया उसे ओवरटर्न कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट दैट कि जो वाइफ है उसने ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज परफॉर्म किया है जो लीगली एग्जिस्ट भी करता है,
और उसने उस फर्स्ट मैरिज को डिसॉल्व नहीं कराया है, और अगर वो सेकंड मैरिज परफॉर्म करती है तो भी वो अपने सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, राइट। आइए हम इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। द केस रिवॉल्व्स अराउंड अ वुमन हु वाज मैरिड एंड हैड सेपरेटेड फ्रॉम हर फर्स्ट हस्बैंड थ्रू अ म्यूचुअल अग्रीमेंट दैट शी हैड नॉट ऑब्टेन्ड अ फॉर्मल लीगल डिवोर्स। तो क्या था मामला? मामला ये था कि जो महिला है उसने पहली शादी रचाई थी, लेकिन जब चीजें नहीं सही रही दोनों के बीच तो दोनों ने कोर्ट प्रोसीजर अडॉप्ट करके अपने मैरिज को डिसॉल्व नहीं कराया था। हाँ, उन दोनों में म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गया था कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। फिर इस महिला ने सेकंड मैरिज परफॉर्म कर लिया, विच वॉज लेटर annulled ऑन द ग्राउंड दैट हर फर्स्ट मैरिज वॉज स्टिल लीगली सबसिस्टिंग। बाद में इस सेकंड मैरिज को annulled घोषित कर दिया गया इस बेसिस पर कि उसका जो फर्स्ट मैरिज है वो लीगली एग्जिस्ट करता है, राइट। अब क्योंकि ये जो वुमेन थी वो अपने सेकंड हस्बैंड के साथ काफी लंबा समय इन दोनों ने एक साथ गुजारा था, और वुमेन के नुत्फे से एक डॉटर का भी जन्म होता है। तो जब डिस्प्यूट अराइज होता है और इस मैरिज के एग्जिस्टेंस को लेकर के जब ये कहा जाता है कि ये जो मैरिज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर जो वुमेन है वो मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल करती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। फैमिली कोर्ट ने उसे मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। However, the High Court ruled against her. हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में रूलिंग दिया और कहा कि क्योंकि उसका जो फर्स्ट मैरिज है वो लीगली वैलिड है और उसे लीगली डिसॉल्व नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सेकंड मैरिज है वो कंप्लीटली वॉइड है, और इसलिए वो एज अ वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। बाद में उसने हाई कोर्ट के इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ की लीगल इश्यूज को एग्जामाइन किया, जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस इंपॉर्टेंट रूलिंग को दिया है। सबसे पहला की लीगल इशू जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया, फर्स्ट, कैन अ वुमन, क्या एक महिला हु हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड फर्स्ट मैरिज and that first marriage is not legally dissolved, can she claim maintenance from second husband? क्या एक महिला जिसने ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज परफॉर्म कर रखा है और उसने उस फर्स्ट मैरिज को डिसॉल्व नहीं कराया है, अगर वो सेकंड मैरिज परफॉर्म करती है तो क्या वो अपने सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? दूसरा लीगल इशू, should the term wife under section 125 CRPC be interpreted strictly in legal term or in light of social justice provision? क्या ये जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में टर्म वाइफ है, क्या हमें इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, या हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए कि ये जो प्रावधान है, ये जो प्रोविजन है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में, ये वाइफ को लेकर के सोशल जस्टिस प्रोविजन है। तीसरा, कैन अ हस्बैंड evade his obligation to provide maintenance by claiming that marriage was void due to legal technicalities? क्या एक हस्बैंड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यह कह करके टाल सकता है कि जो मैरिज है वो वॉइड है और वो लीगली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो आई एम नॉट लाइबल टू पे मेंटेनेंस? क्या वो अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस लाइबिलिटी को ये कहते हुए दरकिनार कर सकता है? तो ये तीन की लीगल इश्यूज थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया, और इन्हें एग्जामाइन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट restored the maintenance granted by family court, emphasizing that denying financial support to a woman who had lived as a wife would defeat the purpose of section 125 CRPC. सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि इस फैक्ट को
डिनाई कर देगा कि जो वुमेन है उसने एक लंबा समय वाइफ के तौर पर व्यतीत किया है। इस रियलिटी को देखते हुए भी अगर हम उसे मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम सेक्शन 125 के प्रोविजन को इग्नोर कर रहे हैं। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोड के इनिशियल मेंटेनेंस ऑर्डर को रीस्टोर किया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये ऑब्जर्वेशन दिया कि ये जो प्रोविजन है 125 ऑफ सीआरपीसी का, ये मेजर ऑफ सोशल जस्टिस है, स्पेशली इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसे इनेक्ट किया गया है स्पेशली महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 39 के परव्यू में लाया गया है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 39 कुछ प्रिंसिपल्स को लेट डाउन करता है रिगार्डिंग इक्वालिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये ऑब्जर्वेशन दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 39, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। राइट। द कोर्ट फर्दर नोटेड दैट, कोर्ट ने बाद में ये नोटिस किया कि इवन इफ a woman's marriage is later found to be void, she could not be denied from maintenance if she had entered the relationship in good faith and lived as a wife. अगर उसने एक लंबा समय as a wife व्यतीत किया है गुड फेथ में, तो हम उसे वाइफ के डेफिनेशन में लाएंगे अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, भले ही उसने सेकेंड मैरिज परफॉर्म किया है और सेकेंड मैरिज अपने आप में वॉइड। राइट। It rejected a rigid interpretation of marital validity stating, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 125 का रिजिड इंटरप्रिटेशन नहीं किया बल्कि इसका ब्रॉडर और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन किया, कंसिडरिंग द सोशल जस्टिस टू द वुमन। राइट। और कहा a husband cannot escape the duties of marriage while enjoying its privileges। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि क्योंकि हस्बैंड ने इस मैरिटल टाई को एंजॉय किया है एक लंबे समय तक, तो फिर वो ये कह करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने लायबिलिटी से खुद को दूर नहीं कर सकता है कि जो मैरिज है वो क्या है, वॉइड है। द लॉ कैनॉट अलाउ अ मैन टू टेक एडवांटेज ऑफ लीगल लूप होल्स टू अवॉइड हिज ऑब्लिगेशंस। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून है वो किसी भी तरह से एक हस्बैंड को, एक मैन को ये अलाउ नहीं करता है कि वो लीगल लूप होल्स का फायदा उठा करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भाग सके। द कोर्ट ऑल्सो रेफर टू प्रीवियस जजमेंट्स इंक्लूडिंग चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट्स को रेफर किया which called for an expensive interpretation of wife under section 125 CRPC, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस जजमेंट्स में जो टर्म वाइफ है उसका वॉइडर इंटरप्रिटेशन किया था और इसमें लिव इन रिलेशनशिप के भी स्कोप को ऐड किया गया था। यानी वाइफ मीन्स नॉट ओनली दैट वुमेन जो कि प्रॉपर मैरिज परफॉर्म की थी, जिसने जो कि एक लीगली वाइफ के डेफिनेशन में आती है, बल्कि प्रीवियस जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ टर्म का वॉइडर इंटरप्रिटेशन दिया था इस बेसिस पर कि वो वुमेन भी वाइफ के डेफिनेशन में आएगी जिसने मैरिटल सेरेमनीज को परफॉर्म तो नहीं किया है लेकिन वो एज अ वाइफ अगर किसी पुरुष के साथ रह रही है तो वो भी वाइफ के डेफिनेशन में आएगी अंडर सेक्शन 125। It reaffirmed that maintenance laws must be interpreted to prevent women from facing destitution rather than focusing on technicalities of marriage validity। और जो दूसरा क्रूशियल ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया
वो था when a man knowingly enters into a marriage and enjoys its benefits, he cannot later claim that marriage is void simply to evade his financial responsibility. अब क्योंकि वो जो सेकंड हस्बैंड है वो इस फैक्ट को जानता था कि उसकी वाइफ क्या है, ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी वो मैरिटल रिलेशनशिप को एंजॉय करता है, एक लंबा समय उसके साथ बिताता है, तो बाद में लीगल टेक्निकलिटीज के ग्राउंड पर वो मेंटेनेंस देने के लिए ना नहीं कर सकता। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट बट लैंडमार्क रूलिंग रिगार्डिंग मेंटेनेंस, जिसे हमने समझा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको इस जजमेंट का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जल्द ही हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पर एक वन शॉट वीडियो से डील करेंगे। राइट, थैंक यू।